आज का जो हमारा लेक्चर प्रारंभ होने वाला है, चिंतक हैं, ठीक है। दो तीन बेसिक चीज हमें सबसे पहले समझना है। वो ये समझना है, पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमें चिंतन की आवश्यकता क्यों होती है। चिंतन, थिंकिंग जिसको आप लोग बोलते हैं, ठीक है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें समझना है कि चिंतन की आवश्यकता होती क्यों है। दूसरा, चिंतन करेंगे कौन? चिंतक करेंगे, ठीक है। तो चिंतक का उद्देश्य क्या होता है वो हमें समझना है। और वो सब चीज समझने से पहले हमें यह समझना है कि संगठन क्या होता है। जिस लोक प्रशासन की हम लोग बात कर रहे हैं, उस लोक प्रशासन के संदर्भ में संगठन का क्या मतलब है, या सामान्य अर्थों में संगठन का क्या मतलब है, क्या पर्पस है, उस चीज को हमें समझना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें समझना है, पीछे भी हम लोग कई बार बात कर चुके हैं कि दुनिया का कोई भी संगठन हो वो दो प्रकार का ही हो सकता है, एक सरकारी, दूसरा निजी। अब एक सिंपल सा चीज आपको समझना यह है कि कोई सिद्धांत अगर दिया जा रहा है, कोई थ्योरी अगर दिया जा रहा है, तो सिद्धांत चाहे वो सरकारी संगठन हो चाहे वो निजी संगठन हो, दोनों के लिए समान रूप से एप्लीकेबल होगा। फॉर एग्जांपल, बहुत ही बेसिक चीज है जो आप लोग पीछे पढ़ चुके हो, आपने पढ़ा पोस्ट कॉर्ब का सिद्धांत। पोस्ट कॉर्ब का सिद्धांत, पोस्ट कॉर्ब का फुल फॉर्म आप लोग जानते हो। पी का मतलब प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। अब ये जो संगठन संबंधी सिद्धांत दिया गया है फेओल के द्वारा, ठीक है, क्या ये संगठन संबंधी सिद्धांत केवल सरकारी संगठन के लिए है या केवल निजी संगठन के लिए है, या दोनों के लिए है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि जितने भी चिंतक हुए उन्होंने जो अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया, वो सिद्धांत समान रूप से जितना सरकारी संगठन के लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही निजी संगठन के लिए इंपॉर्टेंट है, या जितना निजी संगठन के लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट किसके लिए है? सरकारी संगठन के लिए है। ये पॉइंट क्लियर है? स्पष्ट एग्जांपल है, पोस्ट कॉर्ब का सिद्धांत जितना एप्लीकेबल सरकारी संगठन के लिए होगा उतना ही एप्लीकेबल निजी के लिए होगा। ये पॉइंट क्लियर है? अब आपको दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पहलू यह समझना है कि बेसिकली सिद्धांत जितने भी दिए गए हैं ना, वो किसको आधार बना के दिया गया है? अधिकांश सिद्धांत आप देखोगे निजी संगठन के संदर्भ में दिया गया है। या आज ही हम लोग जैसे टेलर को शुरू करेंगे, टेलर का सबसे फेमस और सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। बाकायदा उनके बुक का यही नाम है, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी बुक है उनका, ठीक है। और उसी बुक में उन्होंने बेसिकली एक प्रबंधन या कुशल प्रबंधन किस तरीके से हो सकता है उसके बारे में उन्होंने बताया है। और आपको सबसे मजेदार चीज मैं बता दूं कि टेलर और वो अपने लाइफ में अमेरिका के 2 स्टील फैक्ट्री में काम किया उन्होंने। अमेरिका के 2 स्टील फैक्ट्री में उन्होंने काम किया। और याद रखिएगा, आप लोग भी जाओगे सिस्टम में, किसी न किसी संगठन का पार्ट बनोगे, ठीक है। आप लोग का अल्टीमेट पर्पस ये होगा कि संगठन से जुड़े, वहां पे 10 से 4 ड्यूटी करें और उसके बदले में मुझे अच्छा खासा सैलरी मिले और घर परिवार के साथ सुकून से अपना समय व्यतीत करें। सामान्यतः कर्मचारियों की, एम्प्लॉयड की यही मेंटलिटी होती है जो किसी भी संगठन से जुड़े होते हैं। लेकिन उसी में कुछ ऐसे होते हैं जो भविष्य के बारे में सोचते हैं, किसी संगठन से जुड़ते हैं, उस संगठन की क्या समस्या है उस समस्या को आइडेंटिफाई करते हैं और उस समस्या के समाधान के लिए प्रयास करते हैं। तो संगठन में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, आप लोग में से भी कुछ ऐसे होंगे जो जब एसडीएम बनोगे, डिप्टी एसपी बनोगे, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बनोगे, ठीक है ना, तो संगठन से जुड़ने के बाद आप देखोगे कि वहां पे क्या समस्या है, उस समस्या के समाधान के लिए प्रयास करोगे, सरकार के स्तर पे बात करोगे। लेकिन आप ही में से कुछ ऐसे होंगे जो यथास्थिति के पोषक होंगे, जैसे चल रहा है चलने दो, मेरा सैलरी थोड़ी ना रुक जा रहा है, मेरे फैसिलिटीज में थोड़ी ना कमी आ रही है। तो अधिकांश ऐसे मेंटेलिटी के होते हैं यथास्थिति के पोषक, ठीक है। लेकिन उसी में कुछ ऐसे होंगे जो क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की सोच रखते होंगे, समाज में जितनी भी समस्याएं हैं उसका निराकरण कर देंगे, चाहे मेरा तबादला साल में 10 बार क्यों ना हो। समझ रहे हो ना? तो यही चीज है। तो टेलर भी उसी प्रकृति के थे। स्टील फैक्ट्री में काम करने के दौरान उनको अपनी सैलरी, अपने ग्रोथ से ज्यादा इंपॉर्टेंट था
कि बेसिकली स्टील फैक्ट्री अपने आप में क्या था, संगठन, और किस फील्ड का था। तो उन्होंने देखा कि ये जो स्टील फैक्ट्री है ना, उसकी कैपेसिटी उत्पादन की कई गुना ज्यादा है, लेकिन अपने उत्पादन क्षमता के अनुरूप वो प्रदर्शन नहीं कर रहा है। डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ समस्या होगी। उसी समस्या के समाधान के लिए उन्होंने एक बुक लिखा, जिस बुक का नाम है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। बुक का ही नाम है और वही उनका सिद्धांत भी है। बात समझ में आई? तो अब यहां से एक चीज क्लियर हो गया कि चिंतक का उद्देश्य क्या है। चिंतक का उद्देश्य होता है, पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उत्पादकता पर बल देना, और उत्पादकता के साथ साथ किस चीज पर काम करना, कार्य कुशलता, एफिशिएंसी। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तीसरा, मितव्ययता, यानी कि उत्पादकता अपने चरम पे हो, यानी सबसे बेस्ट लेवल पे उत्पादकता हो। अगर किसी कंपनी की उत्पादन क्षमता 100 यूनिट है तो अपने 100 यूनिट के लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है, वो उसकी क्या होगी, उत्पादन क्षमता। दूसरा है कार्य कुशलता। अब 100 यूनिट सामान का उत्पादन तो हो रहा है, लेकिन उसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, तो क्या वो कार्य कुशल काम हुआ? आंसर है नहीं। और तीसरा चीज, 100 यूनिट उत्पादन भी हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं है, हर एक चीज परफेक्शन के साथ काम हो रहा है, लेकिन लगना चाहिए था 10 रुपया, लग रहा है उसमें 12 रुपया, मितव्यय तो नहीं हुआ ना। तो चिंतक का उद्देश्य होता है उत्पादन के अपने मैक्सिमम लक्ष्य को प्राप्त करना, साथ ही पूर्ण इफिशिएंट तरीके से काम करना, किसी भी प्रकार के डिफेक्ट को मतलब समाप्त करना। और तीसरा, अगर उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 10 रुपया है तो मितव्ययता का मतलब यह होता है कि उसको 9 रुपया 50 पैसा में कैसे कन्वर्ट किया जाए। ये आपका क्या हो गया। और इसी के लिए जो सिद्धांत देते हैं वो बेसिकली चिंतक का क्या हो गया। तो टेलर जिस संगठन से जुड़े थे वहां पे समस्या थी, तो उस समस्या पे सोचा, ये उस समस्या पे सोच कौन सकता था, एक चिंतक ही सोच सकता था। तो चिंतक की समाज में क्या आवश्यकता है, ये चीज समझ में आ रहा है। बेसिकली सामाजिक जो भी समस्याएं हैं या किसी भी संगठन की जो भी समस्याएं हैं, उस समस्या पे एक आम इंसान नहीं सोचता है, उस समस्या पे कौन सोचेगा, एक चिंतक सोचेगा। समाज में चिंतक की आवश्यकता क्यों है, सामाजिक समस्या, सांगठनिक समस्या के समाधान के लिए किसकी आवश्यकता होती है, चिंतक की। और उस समस्या के लिए बेसिकली जो थ्योरी देते हैं, जो सिद्धांत देते हैं, उस सिद्धांत पे चल के उस समस्या का क्या होता है, निराकरण। फॉर एग्जाम्पल, टेलर स्टील फैक्ट्री में काम करने के दौरान पाया उस स्टील फैक्ट्री की क्या समस्या है, उत्पादकता अपने निम्नतम स्तर पे है, कार्य कुशलता अपने निम्नतम स्तर पे है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट काफी क्या है, हाई है। उनको समस्या लगा, उस समस्या के निराकरण के लिए काम शुरू किया और सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया। बेसिकली ये चिंतक की आवश्यकता समाज को और चिंतक का उद्देश्य। सीन क्लियर है आप लोग का, यहां तक में किन्हीं को समस्या। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझिएगा, टेलर पे आने से पहले एक चीज और आप लोग का क्लियर कर देते हैं कि ऐसा कहा गया है एरिस्टोटल के द्वारा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में ही रह के वो अपना समुचित विकास कर सकता है, ऐसा एरिस्टोटल का कहना है। लेकिन उससे हटके टेलर का कहना है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन सामाजिक प्राणी के साथ साथ वो एक क्या है, आर्थिक प्राणी है। उसको अपना हित जहां पे देखेगा ना, और हित में कौन सा हित, आर्थिक हित, वो वहां पे ज्यादा फोकस करेगा, वो वहां पे अपने टारगेट को ज्यादा अचीव करने का प्रयास करेगा जहां पे उसको आर्थिक इंसेंटिव मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा एरिस्टोटल ने मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी बताया, जबकि टेलर ने मनुष्य को एक आर्थिक प्राणी बताया। और संगठन में जो समस्याएं थी, स्टील फैक्ट्री में जो उन्होंने समस्या पाया, उस समस्या से रिलेटेड, उस समस्या के समाधान के लिए स्टील फैक्ट्री के मालिक से बात किया और बोला कि मानव एक आर्थिक प्राणी है, आपको अपने संगठन की समस्या को खत्म करना है। इट मींस की उत्पादकता बढ़ाना है, कार्य कुशलता को बेहतर करना है और लागत को कम करना है। तो कर्मचारी को आप क्या दीजिए, आर्थिक इंसेंटिव दीजिए, यानी जो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं उसको एक्स्ट्रा इंसेंटिव दीजिए, और जो अपने लक्ष्य से पीछे रह जा रहे हैं उनको पनिशमेंट दीजिए, यानी उनका सैलरी काट लीजिए, उनको जॉब पे टर्मिनेट कर दीजिए। इट मींस की ओवरऑल टेलर का क्या कहना है कि मनुष्य एक आर्थिक प्राणी है, उसको आर्थिक इंसेंटिव मिलेगा ना, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रति डेडिकेटेड होगा। इनका कहना है, ये टेलर का कहना है। तो टेलर ने मनुष्य को एक आर्थिक प्राणी के रूप में बताया है। तो आज का जो हम लोग का लेक्चर स्टार्ट होगा वो बेसिकली आधार में कौन रहेंगे, टेलर। और टेलर का कौन सा सिद्धांत, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, वैज्ञानिक
प्रबंधन का सिद्धांत। इट मींस कि एक संगठन को कैसे साइंटिफिक तरीके से मैनेज किया जाएगा वो टेलर ने बताया, और सबसे पहले टेलर ने बताया। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे लोक प्रशासन के जनक आप वुडरो विल्सन को मानते हो, उसी प्रकार से प्रबंधन के क्षेत्र में पहले सिद्धांत के प्रतिपादक, प्रबंधन क्षेत्र के जनक आपके टेलर हो गए, विस्लो टेलर। ठीक है, जो कि पेशे से एक इंजीनियर थे और कहां से बिलोंग करते थे? अमेरिका से। जब यूपीएससी के पीटी में ऑप्शनल हुआ करता था तब यह भी पढ़ना आपके लिए इंपॉर्टेंट था कि टेलर ने 2 फैक्ट्री में काम किया, तो दोनों फैक्ट्री का नाम, लेकिन अब तो है नहीं ऑप्शनल, उतना फैक्ट पे काम करना नहीं है, इसलिए वो दोनों फैक्ट्री का नाम इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। यहां तक में किन्हीं को कोई समस्या? 1 मिनट स्टॉप कीजिए रहा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि अभी जो टेलर हम लोग शुरू करने वाले हैं, बेसिक से तो आप लोग समझ गए, चिंतक, चिंतन। ठीक है, अप्रोक्स आपको पब्लिक एड के फर्स्ट पेपर में, यानी जो आपका बीपीएससी का ऑप्शनल पेपर है पब्लिक एड, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें अप्रोक्स टोटल कह सकते हो 14 से 15 थिंकर आपको पढ़ने हैं। और आप अगर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को पलट के कभी देखे होगे गलती से, या फर्दर फ्यूचर में देखोगे, ठीक है, उसमें से 6-7 ऐसे थिंकर हैं जिससे रिलेटेड डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में हर एक साल क्वेश्चन रिपीट होता है। 6-7 बहुत ज्यादा फेमस हैं। उसमें सबसे चर्चित टेलर, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चर्चित वेबर की नौकरशाही का सिद्धांत, मैक्स वेबर, वेबर की नौकरशाही का सिद्धांत, गुलिक और उर्बिक का पोस्ट कॉर्ब और पोकॉक का सिद्धांत, बहुत ज्यादा ये सब कॉमन है और बहुत ज्यादा चर्चित है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कहीं पे भी आपका संगठन शब्द आ रहा है, मतलब वहां पे अंडरस्टूड है कि गुलिक और उर्बिक आ गए, इस टाइप का है। चूंकि गुलिक और उर्बिक का जो सिद्धांत है पोस्ट कॉर्ब का सिद्धांत, बिना पोस्ट कॉर्ब के सिद्धांत के आपका संगठन चल ही नहीं सकता है। तो जहां पे गुलिक और उर्बिक आए मतलब कि जहां पे संगठन शब्द आया मतलब स्वतः कौन आ गए? आपके गुलिक और उर्बिक आ गए। तो इस टाइप पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में। हाँ जी, किसमें पढ़े थे? साइकोलॉजी बता दे रहा है, ठीक है, ने बता दे रहा है। कुछ थिंकर कॉमन है, मेरा भी साइकोलॉजी था, मैंने भी पढ़ा था, और पब्लिक एड भी पढ़ा है, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ा है। ठीक है ना, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एड, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें बहुत कुछ थिंकर आपको कॉमन मिल जाएंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, हम लोग अगर एक सब्जेक्ट से आज के डेट में पीएचडी कर लेते हैं, वो भी टेंडर पे समझ रहे हैं ना, ठीक है, आपका पीएचडी होता है, ठीक है, मेरिट के आधार पे नहीं होता है। तो सीना चौड़ा करके कहते हैं कि हमने डॉक्टरेट की उपाधि ले ली। और पीछे आप किसी भी विद्वान को उठा के देखिए, चाहे बेंथम हो, चाहे ग्रीन हो, चाहे मिल हो, चाहे टेलर हो, चाहे मैक्स वेबर हो, चाहे मेरी पार्कर फॉलेट हो, चाहे गुलिक हो, चाहे उर्बिक हो, ये सब एक फील्ड के ज्ञाता नहीं थे, ये सब मल्टी डायमेंशनली टैलेंटेड थे, जिसको बोलते हैं ना बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व, वो थे ये सब लोग। तो इनका कंट्रीब्यूशन आप साइकोलॉजी में भी देखिएगा, समाज के लिए संगठन बन रहा है ना, तो इनका कंट्रीब्यूशन आप सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र में भी देखिएगा, इनका थ्योरी सिद्धांत आप पॉलिटिकल साइंस में भी देखिएगा। चूंकि समाज है तब वहां पे पॉलिटिक्स होगा, राजनीति होगी, राज्य के लिए नीति, वही थिंकर आपको वहां भी दिखेंगे। और पॉलिटिक्स हो रहा है, इट मींस कि पब्लिक एड भी है वहां पे, लोक प्रशासन भी है, वही थिंकर आपको लोक प्रशासन में भी दिखेंगे। और बेसिकली ब्यूरोक्रेसी की मेंटेलिटी को साइकोलॉजी के माध्यम से पढ़ोगे ना, तो साइकोलॉजी में भी वही थिंकर दिखेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये बेसिकली कॉमन है, जो चीज आपको पॉलिटिकल साइंस में दिखेंगे थिंकर, वही दिखेंगे सोशियोलॉजी में, वही दिखेंगे पब्लिक एड में। ये कॉमन कुछ घटना इंसिडेंट है, ठीक है। चलिए, अब एक बार पॉलिटिकल साइंस में भी मैंने पढ़ा था, चूंकि राज्य है तो नौकरशाही वहां भी है, और पब्लिक एड मतलब नौकरशाही के बिना पब्लिक एड की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। बिल्कुल वही चीज है। नौकरशाही के मेंटल स्टेटस को तो आप पढ़ोगे ना। बेसिकली आपका जो इंटरव्यू बोर्ड में मेंबर होते हैं, उसमें सामान्यतः एक साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, और साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं मनोवैज्ञानिक, वो आपके एंट्री से लेके एग्जिट तक हर एक चीज को ऑब्जर्व करते हैं। और एक चीज मैं बार बार कहता हूं, इंटरव्यू आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं है। नॉलेज का टेस्ट आपका बेसिकली मेंस है, जहां पे आप 900 नंबर पे अपने शब्दों के माध्यम से अपने नॉलेज को प्रदर्शित करोगे। बेसिकली आपका 120 नंबर का जो इंटरव्यू है, ठीक है, वो आपका पर्सनालिटी टेस्ट है। वो आपका प्रेजेंटेशन का तरीका देखते हैं, वो आपका स्पीकिंग कल्चर देखते हैं, स्पीकिंग शैली आपका क्या है, किसी भी तरीके को बेबाक तरीके से आप कैसे रखते हैं।
आपका बेसिकली देखा जाता है सेकेंड पेपर पर हो गए, वहां पे मंत्री लोक सेवक संबंध एक टॉपिक पर हो गए। मंत्री लोक सेवक, लोक सेवक मतलब ब्यूरोक्रेट्स, मंत्री मतलब मंत्री। वहां पे बेसिकली इंटरव्यू में ये चेक किया जाता है कि आप एक लोक सेवक हो, ब्यूरोक्रेट हो, और आप पहुंच गए अरुण जेटली जैसे, स्वर्गीय अरुण जेटली जैसे कद्दावर नेता, नॉलेज में कोई कमी नहीं, वैसे अगर बड़े नेता के सामने पहुंच जाते हैं तो आपकी आवाज निकल पाती है कि नहीं। यह है मंत्री लोक सेवक संबंध का अध्ययन सेकेंड पेपर में। वो आप देखा जाएगा इंटरव्यू में, वहां पे सब हाईली नॉलेजेबल पर्सन बैठे इंटरव्यू में, आपसे काफी सीनियर, उनको देख के आप घबरा रहे हो या फ्रैंक होके बोल रहे हो। तो यही इंपैक्ट आपका दिखेगा फ्यूचर में मंत्री लोक सेवक संबंध में। आप पहुंच गए प्रधानमंत्री मोदी के सामने, तो नॉलेज के स्तर पे जो है बंदा वो एक अलग चीज है, लेकिन भारत के सबसे बड़े संवैधानिक पद पे बैठा है। प्रोटोकॉल लिस्ट में वो पद तीसरे नंबर पे आता है, पहला राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री से आप कैसे डील कर रहे हो, किसी चीजों को कैसे उनके सामने रख रहे हो, निष्पक्ष भाव से रख रहे हो कि नहीं, बिना डरे रख रहे हो कि नहीं, ये सब चीज आपका बेसिकली साइकोलॉजिकल टेस्ट है। समझ में आ रहा है? ये सब चीज इंटरव्यू में एक साइकोलॉजिस्ट आपका एनालिसिस कर रहे होते हैं। एंट्री मारते हो तो कैसे, तूने मारी एंट्री यार, वो चीज वहां पे नहीं चलेगा, घंटी उंटी नहीं बजेगा। वहां पे बेसिकली आपका जेस्चर पोस्चर चेक किया जाएगा, ठीक है ना। आप बैठते हो तो बैठने का सलीका मालूम है, कैसे टांग पे टांग चढ़ा के बैठ रहे हो या सही से एक मैनर में बैठ रहे हो। आप सीनियर से मिल रहे हो तो ऑर्डर लेके एंट्री मार रहे हो, ऑर्डर लेके चेयर पे बैठ रहे हो या ऐसे ही मतलब बिना मैनर के ही चेयर पे बैठ जा रहे हो। बेसिकली यही सब इंटरव्यू में आपका चेक किया जाता है। याद रखिएगा, नॉलेज का टेस्ट आपका इंटरव्यू कतई नहीं है। हाँ, वो अलग बात है, कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं नॉर्मली आपका नॉलेज के लिए, लेकिन उनको पता है कि आप मेंस लिख के आए हैं 900 नंबर में, 400-500 नंबर लेके आए हैं, आपके पास नॉलेज है तभी आप इंटरव्यू में पहुंचे हैं, ये उनको भी पता है। समझ रहे हैं? बेसिकली आपका इन सब चीज का टेस्ट है, वहां पे पर्सनालिटी टेस्ट, सीधे शब्दों में समझिए, एप्टीट्यूड टेस्ट उसको बोलते हैं, ठीक है। साइकोलॉजी आपका सब्जेक्ट था, तो एटीट्यूड एप्टीट्यूड पढ़े हैं? पढ़े नहीं, ऐसे सब्जेक्ट वाला था वो वाला, ग्रेजुएशन के स्तर पे। अच्छा, बेसिकली साइकोलॉजी में 3 शब्द है। एक है इड, आईडी, इड, ईगो, एटीट्यूड, 3 शब्द है। तो ईगो सब में होता है, लेकिन अगर मैं अभी पूछ दूं इड, ईगो और एटीट्यूड में क्या अंतर है, नहीं पता होगा। और साइकोलॉजी का शुरुआत ही यहीं से होता है। बेसिकली मानव प्रवृत्ति इड होता है, ईगो होता है, एटीट्यूड होता है। अब यहां पे केवल पूछ ले, ईगो और एटीट्यूड सब में भरा होगा, कूट कूट के भरा होगा, लेकिन पूछ लेंगे होता क्या है तो किसी को नहीं पता होगा। बस वही बताएंगे कि हाँ उनसे टेंशन हो गया, बात नहीं करेंगे, मुड़ी घुमा के चल जाएंगे, वही हो गया ईगो, है ना। वही ईगो आप लोग के लिए हो गया ना, आप लोग के लिए काम है। कल आप लोग इड, ईगो और एटीट्यूड में क्या डिफरेंस है कर देख के आइएगा, सभी लोग, ऑप्शनल के लिए काम है। इड है, ईगो है और एटीट्यूड है। फिर देखिए भाई, अब ये चीज तो आपको बताना चाहिए, पता नहीं हमसे आप कितना बार जान चुके हैं। अभी क्लास में ही शायद कुछ बच्चे बताएंगे, सुनिएगा। ये चीज क्लियर हो गया। क्वेश्चन आया एक कि संवैधानिक और गैर संवैधानिक और, अच्छा चलिए, क्वेश्चन है एक, कहाँ गया टेस्ट, क्वेश्चन आपका है गैर संवैधानिक और असंवैधानिक में क्या अंतर है, बताएंगे कोई? हाँ बताइए। गैर संवैधानिक और संवैधानिक बताएंगे कोई? आप ऋतु बोल रही थी, उनको बताने के लिए। अच्छा, इधर गर्ल्स में कोई बताइएगा। संविधान के विरुद्ध है दोनों। आप? हाँ अनुराग। जैसे कि मान लीजिए एक सरकारी क्षेत्र है और एक प्राइवेट क्षेत्र, वैसे एक संवैधानिक एक गैर संवैधानिक, और संवैधानिक हो गया मतलब जो कानून मतलब उसका है ही नहीं, तो आप कर ही नहीं सकते। चलिए, गैर संवैधानिक मतलब है आप हो सकते हैं ऐसे। काफी अच्छा चीज आपने बताया। बेसिकली अंतर समझिए दोनों में, गैर संवैधानिक और असंवैधानिक। गैर संवैधानिक का मतलब हो गया जिसका संविधान में जिक्र नहीं है। फॉर एग्जांपल नीति आयोग, संविधान में उल्लेख नहीं है उसका, संविधान के अलावे है लेकिन कानून उसका इजाजत देता है, सरकार ने उसकी स्थापना की है, वो हो गया गैर संवैधानिक। फॉर एग्जांपल नीति आयोग, फॉर एग्जांपल
कोई संगठन की आपने स्थापना की है तो देश विरोधी काम में वो संलिप्त नहीं है, सरकार विरोधी काम में संलिप्त नहीं है, लेकिन देश में है, काम कर रहा है कुछ ना कुछ पॉजिटिव, वो सब क्या हो जाएगा? गैर संवैधानिक। इट मींस कि हर एक वो चीज जिसका संविधान में जिक्र नहीं है लेकिन वो संविधान के अगेंस्ट भी नहीं है, वो क्या हो जाएगा? गैर संवैधानिक। सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका नीति आयोग। संविधान में उसका जिक्र नहीं है लेकिन देश के विकास में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। हाँ, बेगूसराय का, हाँ कह सकते हैं। कोई भी संगठन, फॉर एग्जांपल जय मंगला वाहिनी सोशल सेक्टर में काम कर रहा है, गर्मी में पेयजल पिलाना हो या उस प्रकार का कोई भी सेवा हो, ये सब क्या हो गया? गैर संवैधानिक। लेकिन असंवैधानिक क्या हो गया? मतलब ना तो संविधान में उसका जिक्र है ना ही सरकार उस चीज की इजाजत देती है। फॉर एग्जांपल कोई अगर आपने आतंकवादी संगठन बना लिया, फॉर एग्जांपल लश्कर-ए-तोयबा, जैसे मोहम्मद, या फॉर एग्जांपल अभी किसी संगठन को प्रतिबंधित किया गया था, कोई एक संगठन था, मतलब समझ में आ रहा है ना? वैसा संगठन, वैसी संस्था जिसका ना तो संविधान में जिक्र है और बाद में अगर कोई ऐसा संस्था बनता है जिसका संविधान में तो जिक्र नहीं है लेकिन संविधान के अनुसार वो चल भी नहीं हो रहा है, देश विरोधी कार्य में संलिप्त है, वैसे संगठन को क्या बोलेंगे? और संवैधानिक। अंतर समझ में आ गया? ठीक है। और कल जब मैं सोच रहा था तो उस पर और भी बेसिक एग्जांपल समझ में आया था। वो लाइन क्या था? एक लाइन था आपका, हाँ, क्योंकि विज्ञान का दर्जा प्राप्त होते ही उस विषय को व्यावसायिक प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती है। तो एक शब्द था, ये चीज समझ में आ गया शानू? व्यावसायिक। एक सिंपल सा चीज बताओ, आपने बताया था बहुत सारा बिजनेस है आपके नाम पे, बिजनेस का अल्टीमेट पर्पस क्या होता है? बिजनेस का अल्टीमेट पर्पस होता है प्रॉफिट गेन करना, लाभ कमाना। अगर कोई बिजनेस 1 रुपया भी अगर घाटा दे रहा है तो क्या वो बिजनेस करना पसंद करोगे? नहीं करोगे ना पसंद। तो बेसिकली साइंस